नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज हमने इससे पहले बिहार के कई जगहों के सफरनामे के बारे में आपको बताया। आज बारी है उजियारपुर लोकसभा सफरनामा की, जहां पे उजियारपुर लोकसभा सफरनामे के बारे में हम बातचीत करेंगे। उस जगह के जातीय समीकरण और अन्य चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। उजियारपुर लोकसभा सफरनामा जो है वो बिहार के लोकसभा संसदीय क्षेत्र है और इस जगह पर जो है काफ़ी हॉट सीट माना जाता है इस उजियारपुर सीट को। अगर कहा जाए तो लगातार जो है चीज़ें हैं, उजियारपुर जो है लगातार सुर्खियों में रहता है चूँकि काफ़ी हॉट सीट माना जाता है। बढ़ते ही उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की ओर, जहां भारत के बिहार राज्य का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। बता दें कि यह निर्वाचन क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया, जिसके बाद परिसीमन में आया, जिसके बाद परिसीमन आयोग भारत की 2002 के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया। 2009 के लोकसभा चुनावों से उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। पातेपुर, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर और ये जो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं वो उजियारपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में शामिल है। और अगर बात करें इन 6 जगह की, तो इन 6 जगहों पर भी हम बात करेंगे आगे, जो जातीय समीकरण क्या है और बाकी अन्य चीज़ों पे। लेकिन परिसीमन के बाद से इस जगह पर किस तरीके से जो चीज़ें रहीं, जो सांसद चुने गए, किस तरीके से चुने गए, नज़र डालते हैं। 2009 में अश्वमेध देवी जनता दल यूनाइटेड से चुनी गई थी सांसद। परिसीमन 2008 में हुआ, जिसके बाद 2009 में अश्वमेध देवी जो है जनता दल यूनाइटेड से चुनी गई। वहीं 2014 में नित्यानंद राय भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुने गए। 2019 की बात करें तो 2019 में भी नित्यानंद राय जो है वो जनता दल पार्टी से फिर से चुने गए। 2019 में भी उन्होंने जीत हासिल की, जहां वहां की जनता ने उन्हें दूसरी बार मौका दिया 2019 में। बात करें इस जगह की खासियत की, तो खासियत है कि गंगा नदी क्षेत्र से होकर गुजरती है। वहीं धामोन की छाता होली और निषादों की तीर्थस्थली बाबा अमर सिंह स्थान राष्ट्रीय पहचान देते हैं। यह इलाका सब्जियों और मसालों के साथ साथ तंबाकू की खेती के लिए भी जाना जाता है। वहीं भाजपा के नेता नित्यानंद राय यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं 2014 से पहले समता पार्टी, जदयू और राजद के प्रत्याशी यहाँ से जीतते रहे हैं। पहले यह क्षेत्र समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। वहीं यह क्षेत्र जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मभूमि और कर्मभूमि भी रही, लेकिन वे यहाँ से नहीं जीत पाए। विधानसभा क्षेत्र और डेमोग्राफी, यह 6 विधानसभा क्षेत्रों जो कि उजियारपुर, सराय रंजन, मोरवा, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर और वैशाली जिले के पातेपुर से मिलकर बना है। वहीं विधानसभावार आकलन के आधार पर एनडीए और महागठबंधन की बराबरी की टक्कर दिखती है। इस लोकसभा क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 60% है। वहीं यहाँ वोटरों की संख्या 15,69,392 है। बात करें उजियारपुर की खास बातों की, तो उजियारपुर निर्वाचन क्षेत्र बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह लोकसभा सीट 2002 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में अस्तित्व में आई। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उजियारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भी है। यह क्षेत्र ब्लॉक मुख्यालय के होने के साथ ही समस्तीपुर जिले का हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा, बूढ़ी गंडक नदी और बागमती नदियों से घिरा हुआ है। वहीं राम जानकी मंदिर यहाँ लोकप्रिय धार्मिक स्थल भी माना जाता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, आचार्य नरेंद्र देव विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, महाविद्यालय यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। उजियारपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा सीट बिहार के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसमें वर्तमान में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। उनमें से 7,51,293 पुरुष वोटर हैं। और वहीं अगर हम जनगणना की बात करें तो ऐसे में महिला मतदाताओं की संख्या 8,60,948 है। थर्ड जेंडर की मतदाता 59 है। और वहीं 2019 में कुल वोटरों की संख्या 9,69,284 थी। बता दें कि जिनमें से कुल पुरुष मतदाता 4,78,018 और महिला मतदाता 4,88,760 थी।
2019 में कुल मतदाता प्रतिशत 60.12% था और उसी के बाद जो 2019 के आम विधानसभा चुनाव में उजियारपुर में कड़ी टक्कर देखने को मिले। इस निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2019 में 60.04% मतदान हुए। वहीं भाजपा उम्मीदवार नित्यानंद राय ने 2019 के आम चुनाव में 5,43,906 वोट हासिल करते हुए जो है जीत हासिल की थी। वहीं 2,77,278 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। नित्यानंद राय ने बीएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा को हराया था, जिन्हें 2,66,628 वोट मिले थे। बात करें उजियारपुर लोकसभा सीट बिहार के हॉट सीटों में शुमार है और 2019 में बीजेपी के दिग्गज नेता नित्यानंद राय के खिलाफ रालोसपा की टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा को नित्यानंद राय ने 2.77 लाख वोटों के अंतर से चुनाव में पटखनी दी थी। तीसरे नंबर पर सीपीआईएम उम्मीदवार अजय कुमार रहे थे। इस चुनाव में नित्यानंद राय को लगभग 5,43,906 वोट मिले थे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 2,66,628 वोटों की प्राप्ति हुई थी। वहीं सीपीआईएम उम्मीदवार अजय कुमार को 27,577 वोट मिले थे। इस सीट पर कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। जानते हैं जातीय समीकरण। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र कुशवाहा और यादव जाति के मतदाताओं की संख्या है अधिक है और इसीलिए हर पार्टी इन दोनों जातियों को अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटी रहती है। इसके अलावा ब्राह्मण, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय के वोटर्स भी हर चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। पिछला चुनाव भी काफी रोचक रहा था। नित्यानंद राय खुद यादव समाज से आते हैं, इसलिए पिछले चुनाव में यादव वोटर्स का तो साथ उनको मिला ही, साथ ही ब्राह्मण और ओबीसी समुदाय का ज्यादातर वोट उन्हें प्राप्त हुआ। और ऐसे कहा जाए तो कि इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगाड़ा था और उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी। ये थी एक 2008 से जो अस्तित्व में आया उजियारपुर और उसके बाद 2009 से यहाँ पे लोकसभा सीटों पर जो है लड़ाई शुरू हुई, लोग जीतना शुरू हुए, जीत और हार का सिलसिला जारी रहा। 6 विधानसभा क्षेत्र उजियारपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में शामिल है और ये 2019 तक का पूरा ब्यौरा था, जिसमें एनडीए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नित्यानंद राय ने 2 बार जीत हासिल की लगातार। और ऐसे में अब 2024 की बात करते हैं। 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्मी तेज है उजियारपुर में और 2024 के चुनाव को भी लेकर के लगातार जो है सुर्खियां बटोर रहा है उजियारपुर, चूंकि शुरुआत से ही ये हॉट सीट माना जाता है। उजियारपुर संसदीय सीट बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण भी माना जाता है। यहाँ से बीजेपी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय प्रत्याशी हैं 2024 चुनाव के लिए और नित्यानंद राय ही उजियारपुर के मौजूदा सांसद भी है। वहीं इंडिया गठबंधन से राजद ने आलोक कुमार मेहता को उम्मीदवार बनाया है। वहीं राजद के नेता अमरेश राय ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ऐसे में इस बार यहाँ दिलचस्प मुकाबला होने के आसार है। जो चीजें हैं त्रिकोणीय, अगर हम बात करें उजियारपुर में, ऐसे तो हमें कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन चूंकि बिहार का एक उजियारपुर भी सीट है जहां से त्रिकोणीय मामला देखने को मिल रहा है और काफी दिलचस्प मुकाबला होने के आसार है। अब ये तो आने वाला समय तय करेगा कि इस बार का जो है क्या होता है, 2024 का जो फल निकलेगा, जो नतीजा होगा वो क्या होगा। फिलहाल के लिए इस उजियारपुर सफरनामा पे चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी रेखा जुड़ चुकी हैं। रेखा, इस वक्त हमने बातचीत की पूरे उजियारपुर सफरनामे की। 2008 के बाद से 2009 से चुनावी सिलसिला यहाँ शुरू हुआ और इसे एक जो है लोकसभा संसदीय क्षेत्र घोषित किया गया। अब ऐसे में फिलहाल अगर 2024 की बात करें तो जो चुनावी सिलसिला है वो काफी ज्यादा रोचक होने के आसार हैं। रेखा, आपने जिस तरीके से उजियारपुर लोकसभा संसदीय सीट के सफरनामे को विस्तार पूर्वक बताया है, तो ऐसे में ये आपने बता दिया है साफ तौर पर कि ये जो उजियारपुर संसदीय सीट है ये बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट है और इसलिए भी चूंकि इस सीट से भाजपा के मौजूदा जो प्रत्याशी हैं नित्यानंद राय, ये यहाँ से मौजूदा सांसद भी हैं और 2014 से लगातार 2 बार वो उन्होंने इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया है और अब तीसरी बार 2024 में भी उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प
दिलचस्प है काजल, चूंकि यहाँ से इंडी गठबंधन यानी कि आरजेडी की ओर से आलोक कुमार मेहता जो है वो चुनावी मैदान में है। लेकिन जब आलोक कुमार मेहता को आरजेडी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया, उस दौरान आरजेडी के अंदर जो है वो फूट नजर आई और उसी का नतीजा रहा कि जो आरजेडी के नेता है काजल, जो कि अमरेश राय हैं, उनका टिकट जो है वो यहाँ पर काफी चर्चा में था कि उन्हें टिकट पार्टी की ओर से दिया जाएगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। पार्टी से वो नाराज हुए और पार्टी से वो अलग हो गए और अब वो निर्दलीय यहाँ से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। यानी कि आरजेडी के अंदर उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद इस सीट पर फूट नजर आई और दो खेमे में आरजेडी बटी हुई नजर आई और अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला तो काजल हम नहीं कहेंगे, चूंकि भाजपा जो है, भाजपा के जो कैंडिडेट है वहां पर किसी तरीके का विरोध नहीं है, लेकिन आरजेडी के अंदर विरोध है। तो जो अलग निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं अमरेश राय, निर्दलीय तौर पे जिस तरीके से वो दमखम भर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि यहाँ से उनकी जीत होगी, तो ऐसे में मुकाबला यहाँ पे दिलचस्प हो गया है और उनके सामने आने से वो आरजेडी का ही नुकसान करेंगे, क्योंकि भाजपा इस बीच जो है वो आसानी से इस सीट पर फतेह हासिल कर लेगी। हालांकि ये अभी हम नहीं कह सकते कि फतेह हासिल कौन करेगा, लेकिन जब भी इस तरीके के समीकरण बनते हैं तो उसका फायदा जो अन्य दल होते हैं उन्हीं को मिलता है। क्योंकि आरजेडी के दोनों ही नेता रहे हैं और अब उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दिया है, तो इसका नुकसान वो आरजेडी को ही करेंगे, ना कि भाजपा को करेंगे। और भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि इस जो अंदर फूट पड़ी है आरजेडी की, उसका फायदा कैसे पार्टी लेगी। और दूसरी बात, अगर हम केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बात करें काजल, तो 2014 से लगातार वो इस सीट से जीतते आए हैं और जिस तरीके से लगातार सांसदों पर ये आरोप लगता आया है कि सांसद जीत कर तो जाते हैं लेकिन वो क्षेत्र में विकास कार्य जो है उस हद तक नहीं कर पाते जितना जरूरी होता है। लेकिन नित्यानंद राय को कई दफा ऐसा देखा गया है कि वो जीते भी हैं और अपने क्षेत्र में, अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने रहा भी है। कई दफा बिहार के हर एक मुद्दों पर वो नजर आए हैं बोलते हुए, अपनी आवाज को मुखर करते हुए, क्षेत्र का भी दौरा करते हैं। तो चूंकि इन पर भी वो आरोप भी वहां की जनता नहीं लगा सकती है कि नित्यानंद राय जीत करके वो अपने क्षेत्र में नहीं रहे। लेकिन 2024 का ये जो चुनाव है वो इस सीट पर काफी दिलचस्प होगा। उजियारपुर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें काजल, तो आपने भी बताया कि ये जो सीट है इसके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र जो है वो आते हैं, जिसमें पातेपुरा, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन, मोहुयू और द्वीन नगर और विभूतिपुर है। और ये सभी की सभी 6 विधानसभा जो क्षेत्र हैं वो इस संसदीय सीट के लिए काफी मायने रखती हैं। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है काजल, ये क्षेत्र कुशवाहा और यादव जाति के मतदाताओं की संख्या इस पूरे संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। और नित्यानंद राय की बात करें तो नित्यानंद राय को इसका फायदा जो है वो 2014 से मिलता हुआ आया है। लेकिन इस बार आरजेडी ने जिस तरीके से कमर कसी है, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कमर कसी है काजल, ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को भुला करके लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब 17 महीने में आरजेडी इस तरीके से दमखम के साथ काम कर सकती है, तो आप सोचिए कि अगर आप आरजेडी पार्टी को मौका देते हैं केंद्र में सरकार बनाने की, तो नौकरियों के विकल्प और लोगों को रोजगार के विकल्प किस हद तक पार्टी दे सकती है अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि तेजस्वी यादव जिस भी सभा को कर रहे हैं काजल, सभी जगह वह नौकरी का जिक्र कर रहे हैं और रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, युवाओं की आवाज बनने का जिक्र कर रहे हैं। और युवाओं को यही चाहिए, क्योंकि उनका घर जिस तरीके से चल सके वो रोजगार और नौकरी से ही चल सकता है। और जो सरकार उनके भ्रष्टाचार को कम करेगी, महंगाई को कंट्रोल करेगी, रोजगार देगी, ऐसी सरकार युवा चाहते हैं। और 17 महीने के कार्यकाल को जिस तरीके से तेजस्वी यादव भुना रहे हैं, इसका भी उन्हें यहाँ पे फायदा जरूर मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन इस सीट को हल्के में किसी भी दल के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद राय भी लगातार इस सीट पर नजर न केवल रखे हुए हैं बल्कि यहाँ से उम्मीदवार भी हैं और लगातार अपने क्षेत्र का दौरा करते आए हैं। आम जनता और जनमानस के साथ उनका सीधे तौर पर जुड़ाव रहा है। कई बार हमने नित्यानंद राय से जुड़ी खबरें दिखाई है काजल, और वो अपनी क्षेत्र की जनता के बीच जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। तो नित्यानंद राय पर यह भी आरोप नहीं है कि वो सांसद बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं रहते, उनका ज्यादातर वक्त जो है वो दिल्ली में बीतता है, ये आरोप भी उन पर नहीं है। आम जनता से मुखातिब होते हैं, समस्याओं को जो है वो संसद के अंदर उठाते हैं, समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो नित्यानंद राय के साथ 2014 से लगातार काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि 2014 के बाद 2019 में भी उन्हें इस सीट से जीत मिली।
हालाँकि मोदी लहर का भी उन्हें फ़ायदा मिला, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जनता उससे काफ़ी प्रभावित हुई। और इस बार इस सीट पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो रहा है, चूँकि आरजेडी के 2 नेता जो है वो आमने-सामने हैं। आरजेडी के ही हैं अमरेश राय, जो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, और आलोक कुमार मेहता जो हैं, वो वहाँ से फिलहाल प्रत्याशी है। तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, और खुद नित्यानंद राय जो है वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं काजल, तो मुकाबला इस सीट में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जी रेखा, यहाँ पे तो शुरुआत से ही अगर हम 2019 की भी बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा जो है जो चीज़ें थी दिलचस्प थी, चूँकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यादव जो है, यादवों का वर्चस्व है इस जगह पर। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जो आखिरी बार 2019 चुनाव की बात करें रेखा, तो उस वक्त जो है उपेंद्र कुशवाहा थे चुनावी मैदान में और उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी थी निर्दलीय उम्मीदवारों के कारण। तो इस बार भी चूंकि उतरे एनडीए ने अपना जो चाल चला है वो है जो नित्यानंद राय। अब नित्यानंद राय, सवाल यहाँ ये उठ रहा है रेखा कि नित्यानंद राय तीसरी बार आगे बढ़े और तीसरी बार चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब आलोक मेहता के लिए कितना आसान होगा, आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए कितना आसान होगा रह पाना? काजल, देखिए, इनके लिए आसान नहीं हो पाएगा इंडिया गठबंधन के लिए, चूंकि मैंने शुरुआत में भी चर्चा में आपको बताया कि आरजेडी के अंदर जो है वो टूट नजर आई। टिकट नहीं मिलने से जो है वो अमरेश राय है, माफ करिएगा, वो नाराज हुए और उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ करके निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब अमरेश प्रताप अगर चुनावी मैदान में, माफ करिएगा, अमरेश राय अगर चुनावी मैदान में है, तो वो इसका फायदा भाजपा को देते हुए नजर आएंगे और इसका नुकसान वो आरजेडी को देंगे, क्योंकि जो भाजपा का वोट है वो भाजपा के पास ही है, और जो भाजपा का वोट नहीं है वो भाजपा का वोट कोशिश होगा कि वो भाजपा के पाले में आ जाए, लेकिन इसका नुकसान आरजेडी पार्टी को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी लहर से आप वाकिफ हैं। 2014-2019 में नरेंद्र मोदी लहर जो रही है काजल, उसका फायदा सभी बीजेपी के मिला था, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी लहर है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कई सारी कमियां हैं, कई सारी खामियां हैं, कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो पार्टी ने लिए हैं, लेकिन कई ऐसे भी निर्णय हैं जो पार्टी ने नहीं लिए हैं, जिसका नुकसान अलग अलग जगहों पर पार्टी को उठाना भी पड़ सकता है, और उनमें से ये सारी सीटें भी हैं। हालांकि मंत्रियों ने जिस तरीके से काम किया है और जिस तरीके से हमने देखा कि मोदी कैबिनेट में जिस तरीके से कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनका तबादला वो लगातार करते आए हैं, अपने कैबिनेट में बदलाव करते आए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि जब उन्हें पता चलता है कि उनके मंत्रालय के कुछ नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो तुरंत कैबिनेट में बदलाव करते हैं, और इसका सीधा मतलब यही है कि वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए इस सीट पर जीत हासिल करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव की पार्टी के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 2 फाड़ में पार्टी बटी हुई नजर आ रही है, और इसी का नुकसान यहाँ पर आरजेडी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो इतना आसान आरजेडी के लिए इस सीट पर नहीं होगा काजल, क्योंकि भाजपा आराम से, आसानी से सीट से जो है वो निकल सकती है, लेकिन आसानी से आरजेडी पार्टी नहीं निकल सकती है काजल। जी रेखा, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प जो होने वाला है, आने वाला समय ही तय करेगा कि किस तरीके से और किसके पाले में जीत जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि ये जो त्रिकोणीय कहा जा सकता है और ये जो सिलसिला जारी है, जो चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है, ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। अब बढ़ते वक्त के साथ सारी चीज़ें दिलचस्प होगी। धन्यवाद रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को सफरनामा और 2024 के चुनाव की कई सारी चीज़ों को जो रूबरू करवाने के लिए। धन्यवाद रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने देखा लोकसभा सफरनामा किस तरीके से शुरुआत से ही लेकर के 2008 से जो है परिसीमन के बाद से जो 2009 में पहला चुनाव और उसके बाद से चुनावी सिलसिला चलता रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नित्यानंद राय हैं वो दो बारी से वहां पे वर्चस्व बनाए हुए थे और आगे आने वाला समय तय करेगा कि आखिर क्या होगा। फिलहाल हो चला है छोटे से ब्रेक का वक्त और फिर मिलेंगे आपसे।